हेलो गाइस, करंट अफेयर्स फंडा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभिषेक शर्मा और आज के इस वीडियो सेशन में हम 17 फरवरी तक के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स कवर करने वाले हैं। हमेशा की तरह आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, आज भी आपको काफी कुछ जानने के लिए मिलेगा। साथ ही गाइस, इस सेशन को शुरू करने से पहले आप सभी को बताना चाहूंगा, यदि आप हमारे डेली करंट अफेयर्स पीडीएफ, वीकली पीडीएफ, मंथली पीडीएफ और हर महीने के बैंकिंग एंड इकोनॉमिक अवेयरनेस पीडीएफ चाहते हैं तो करंट अफेयर्स फंडा का 1 ईयर मेंबरशिप प्लान आप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या फिर फर्स्ट कमेंट में मिल जाएगा। आपको बता दें, इस 1 ईयर मेंबरशिप प्लान के तहत जितना भी हमारा पीडीएफ कंटेंट है वो हम आपको 1 साल तक के लिए प्रोवाइड कराते हैं, जिसे आप डाउनलोड कर सकते हैं, प्रिंट आउट भी निकलवा सकते हैं। और अब तो आपको हमारी करंट अफेयर्स फंडा ऐप पर फ्री क्विज सेक्शन भी प्राप्त होता है। जो भी हम करंट अफेयर्स पढ़ाते हैं उनकी प्रैक्टिस आप इन क्विज के माध्यम से कर सकते हैं। तो लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या फिर फर्स्ट कमेंट में दिया गया है। जिन्होंने भी हमारी इस ऐप को इंस्टॉल नहीं किया है वो जल्द से इंस्टॉल कर लीजिए। साथ ही आपको बता दें, यदि करंट अफेयर से संबंधित आपको लगता है कि हाँ आप में इंप्रूवमेंट हुआ है या फिर आप अच्छा स्कोर कर रहे हैं तो कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक अवश्य दें। तो आज का सेशन शुरू करने से पहले क्वेश्चन देख लेते हैं। इसका आंसर आपको अभी कमेंट बॉक्स में करना है। तवा डैम इज लोकेटेड इन विच स्टेट? तवा बांध किस राज्य में स्थित है? गुजरात, राजस्थान, उत्तर प्रदेश या फिर मध्य प्रदेश? तो जल्दी से आंसर कर दीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। और इसी तरह क्वेश्चन यदि आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो मैं टेलीग्राम पर जरूर ज्वाइन करें। करंट अफेयर्स फंडा नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल है। Which country's Nawaf Salam has been appointed President of International Court of Justice? किस देश के नवाब सलाम को अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? ऑप्शंस आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन सी रहेगा, लेबनान। आपको जानना चाहिए, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस आईसीजे, जिसकी सीट द हेग नीदरलैंड्स में है। ये अपने आप में क्वेश्चन है कि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस कहाँ पर है? द हेग नीदरलैंड्स में। तो इन्होंने लेबनान के जज नवाफ सलाम को अपना प्रेसिडेंट नियुक्त किया है 3 साल की टर्म के लिए, और ये यूएस जज जॉन डोनोगी को सक्सीड कर रहे हैं। सलाम फर्स्ट पर्सन है लेबनान से और सेकंड पर्सन है अरब स्टेट से जो कि इस पोजीशन पर पहुंचे हैं। इनसे पहले अल्जीरिया के जो फॉरेन मिनिस्टर और कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट के प्रेसिडेंट मोहम्मद बेटसवी ये इस पोस्ट तक पहुंचे थे। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में 15 जजेस होते हैं जो कि 9 ईयर टर्म्स के लिए इलेक्ट किए जाते हैं यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली और सिक्योरिटी काउंसिल के द्वारा। वर्ल्ड कोर्ट भी इसको बोलते हैं, और एक ये प्रिंसिपल जुडिशियल बॉडी है यूनाइटेड नेशंस की। सौराष्ट्र क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम इन राजकोट हैज बीन रीनेम्ड आफ्टर हुम? राजकोट में सौराष्ट्र क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम का नाम बदलकर किसके नाम पर रखा गया है? ऑप्शंस आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन सी रहेगा, निरंजन शाह। आपको जानना चाहिए कि सौराष्ट्र क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम जो कि राजकोट गुजरात में है, इसका नाम बदलकर निरंजन शाह स्टेडियम कर दिया है। आपने निरंजन शाह का नाम सुना होगा, फॉर्मर इंडियन फर्स्ट क्लास क्रिकेटर, बिजनेसमैन और क्रिकेट एडमिनिस्ट्रेटर ये रहे हैं, और ये सौराष्ट्र के लिए खेले 1965-66 में से लेकर 74-75 तक। फिलहाल ये सौराष्ट्र क्रिकेट एसोसिएशन में ऑनरेरी सेक्रेटरी के पद पर कार्यरत है। क्रिकेट से संबंधित एक और न्यूज देखेंगे जो कि राजकोट से ही संबंधित है। तो वेटरन स्पिनर भारत के आर अश्विन ये फास्टेस्ट इंडियन बॉलर बन गए हैं जिन्होंने 500 विकेट्स लिए हैं टेस्ट क्रिकेट में। तो ये कीर्तिमान हासिल करने के लिए उन्होंने केवल 98 टेस्ट मैचेस खेले हैं, और ये इन्होंने 500 टेस्ट विकेट लिए हैं। जो इंडिया वर्सेस इंग्लैंड का 3rd टेस्ट चल रहा है राजकोट में, इस दौरान इनका शिकार बने 5वां जैक क्रोले। ठीक है, और साथ ही आपको भी जानना चाहिए, अनिल कुंबले के बाद ये दूसरे प्लेयर हैं जिन्होंने 500 विकेट लिए हैं टेस्ट क्रिकेट में, मतलब दूसरे इंडियन बॉलर हैं जिन्होंने 500 टेस्ट क्रिकेट में विकेट्स लिए हैं। अच्छा, अगर हम ओवरऑल बात करें तो मुथैया मुरलीधरन श्रीलंका के ये हाईएस्ट विकेट टेकर है टेस्ट क्रिकेट में। इन्होंने 133 मैचेस में 800 विकेट लिए हुए हैं। उनके बाद फिर शेन वॉर्न, जेम्स एंडरसन, अनिल कुंबले, स्टुअर्ट ब्रॉड आते हैं।
Who has assumed the charge of the president of the Institute of Chartered Accountants of India? इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया के अध्यक्ष कौन बने? सही आंसर ऑप्शन सी है, रंजीत कुमार अग्रवाल। देखिए, सीए इंस्टीट्यूट ने अपना प्रेसिडेंट नियुक्त किया है रंजीत कुमार अग्रवाल को 2024-25 के लिए, और इस तरह से ये 72वें प्रेसिडेंट होंगे इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया के, जो कि वर्ल्ड की लार्जेस्ट अकाउंटेंट बॉडी है। चरणजोत सिंह नंदा ये वाइस प्रेसिडेंट अपॉइंट किए गए हैं इस आईसीएआई के, यानी कि इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया। जो ये आईसीएआई है ये मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल में आता है। इसकी स्थापना 1 जुलाई 1949 को हुई थी। विच सिटी इज द ऑफिशियल होस्ट ऑफ द 45th एडिशन ऑफ द चेस ओलंपियाड? शतरंज ओलंपियाड के 45वें संस्करण का आधिकारिक मेजबान कौन सा शहर है? ऑप्शंस आपके सामने है, सही आंसर ऑप्शन सी है, बुडापेस्ट, हंगरी। देखिए, यूनियन मिनिस्टर फॉर यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स अनुराग सिंह ठाकुर, इन्होंने जो चेस ओलंपियाड टॉर्च है वो बुडापेस्ट हंगरी को हैंड ओवर की है। जो 45th एडिशन है चेस ओलंपियाड का ये हंगरी में होने वाला है, और जो इससे पहले का एडिशन था 44th ये भारत में हुआ था चेन्नई में, इसलिए भारत ने ये टॉर्च किसे दी है अब? हंगरी को। और किसके द्वारा आयोजित किया जाता है ये? इंटरनेशनल चेस फेडरेशन फाइड जिसे बोलते हैं, इनके द्वारा। फाइड के प्रेसिडेंट है अर्केडी डोरकोविच। अच्छा, आपको बता दें ये एसबीआई स्पेशल क्लासेस हम आपके लिए लेकर आए हुए हैं। तो फर्स्ट क्लास तो हमने यूट्यूब पर अपलोड की थी अपने चैनल पर, बाकी क्लासेस आपको हमारी करंट अफेयर्स फंडा ऐप पर मिल रही हैं। 2 क्लासेस अपलोड हो चुकी हैं और जल्द ही इसमें और भी क्लासेस ऐड की जाएंगी। पीडीएफ भी आपको इसमें प्राप्त होती है, तो जरूर देखिएगा और आप जो है अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा कमेंट सेक्शन में। आपको फर्स्ट क्लास कैसी लगी थी और जिन्होंने सेकंड क्लास देख ली है वो कैसी आपको लगी है। अगली वाली क्लास में हम क्या देखेंगे, इसमें जो भी ये जीडीपी ग्रोथ फोरकास्ट है ना, ये एक साथ कवर कर लेंगे, ठीक है, ताकि आपके लिए इजी रहे अगली क्लास में जो ये एसबीआई स्पेशल क्लासेस हैं। तो ये केवल आपको हमारी ऐप पर मिली है, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई चार्ज नहीं देने हैं इसके लिए, केवल ऐप इंस्टॉल करनी है और क्लासेस आप देख लीजिए। What is the theme for the ताज महोत्सव in 2024? 2024 में ताज महोत्सव की थीम क्या है? सही आंसर ऑप्शन बी है, संस्कृति एंड समृद्धि। देखिए, ताज महोत्सव एक एनुअल 10 डे इवेंट है जो कि शिल्पग्राम आगरा में होता है। 18 से 27 फरवरी तक ये चल रहा है और 1992 में इसकी शुरुआत हुई थी। थीम रहेगा इसका इस बार संस्कृति एंड समृद्धि। Where is the India's first green hydrogen plant in an airport being planned to be set up? किसी हवाई अड्डे पर भारत का पहला हरित हाइड्रोजन संयंत्र कहाँ स्थापित करने की योजना बनाई जा रही है? सही आंसर ऑप्शन ए है, कोचीन इंटरनेशनल एयरपोर्ट, केरल। देखिए, कोचीन इंटरनेशनल एयरपोर्ट CIAL ने एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड BPCL के साथ, जिसके तहत इंडिया का फर्स्ट ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट किसी एयरपोर्ट पर तैयार किया जाएगा। किसी एयरपोर्ट पर मतलब कोचीन एयरपोर्ट पर। आपको बताया जो ये कोचीन इंटरनेशनल एयरपोर्ट है वर्ल्ड का फर्स्ट फुली सोलर पार्ट एयरपोर्ट है और अब ये फर्स्ट एवर ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट भी इस पर सेटअप किया जाएगा। हु हैज बीन इलेक्टेड स्पीकर ऑफ बिहार असेंबली? बिहार विधानसभा का अध्यक्ष किसे चुना गया? सही आंसर ऑप्शन सी रहेगा, नंद किशोर यादव। देखिए, वेटरन बीजेपी लीडर नंद किशोर यादव ये बिहार लेजिस्लेटिव असेंबली के स्पीकर इलेक्ट किए गए हैं। चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार और लीडर ऑफ अपोजिशन तेजस्वी यादव इन्हें जो है स्पीकर की चेयर तक ले गए। अगर हम इनकी बात करें नंद किशोर यादव की, तो ये 7 टाइम MLA है पटना साहिब असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी से, और ये किसे रिप्लेस कर रहे हैं? अवध बिहारी चौधरी को, जो कि RJD के रहे और इनको नो कॉन्फिडेंस मोशन में वोट आउट कर दिया गया। वेयर वॉज द फर्स्ट डिजिटल इंडिया फ्यूचर स्किल समिट ऑर्गेनाइज्ड? पहला डिजिटल इंडिया फ्यूचर स्किल्स शिखर सम्मेलन का आयोजित किया गया। ऑप्शंस आपके सामने है, सही आंसर ऑप्शन सी है, गुवाहाटी। देखिए, यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड IT, स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप एंड जल शक्ति राजीव चंद्रशेखर, इन्होंने फर्स्ट एवर डिजिटल इंडिया फ्यूचर स्किल्स समिट को इनोग्रेट किया है गुवाहाटी यूनिवर्सिटी में। जो डिजिटल इंडिया फ्यूचर स्किल समिट है इसको होस्ट किया गया मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के द्वारा। किसके थ्रू? नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड IT NIELIT के थ्रू। इंडियन हैमर थ्रोवर रचना कुमारी हैज बीन बैंड फॉर हाउ मेनी इयर्स फॉर डोपिंग?
भारतीय हैमर थ्रोवर रचना कुमारी पर डोपिंग के आरोप में कितने साल का प्रतिबंध लगाया गया है? सही आंसर ऑप्शन सी रहेगा 12। देखिए, टॉप इंडियन हैमर थ्रोवर रचना कुमारी, इन्हें 12 साल का बैन थमा दिया गया है क्योंकि डोप टेस्ट में फेल हो गई हैं, जो कि इंटरनेशनल फेडरेशन की जो एथलेटिक्स इंटीग्रेटेड यूनिट है इनके द्वारा किया गया था ये डोप टेस्ट, इसमें फेल हो चुकी है। तो ये जो इनका डोप सैंपल है ये लास्ट ईयर लिया गया था और इन जो डोप टेस्ट दिया गया तो पाया गया कि इन्होंने स्टेरॉइड स्टेनोजोल और मेटांडिनोन डिहाइड्रोक्लोरोमेथिल टेस्टोस्टेरोन और क्लेनब्यूटेरोल का जो है इनके सैंपल में पाया गया। द आरबीआई हैज एक्सटेंडेड पेटीएम पेमेंट्स बैंक्स डेडलाइन टू स्टॉप ट्रांजैक्शंस टू विच डेट फ्रॉम द प्रीवियस February 29। आरबीआई ने पेटीएम पेमेंट्स बैंक की लेन देन बंद करने की समय सीमा को 29 फरवरी से बढ़ाकर किस दिनांक तक कर दिया है? सही आंसर ऑप्शन सी है 15 मार्च 2024। देखिए, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने 15 और दिन दे दिए हैं पेटीएम पेमेंट्स बैंक लिमिटेड को। जो भी आरबीआई ने आप हाल ही में डायरेक्शंस दिए हैं इनको, ठीक है, आप सभी अवगत हैं इससे, हमने आपको डिटेल में ही पढ़ा है कि जो भी ट्रांजैक्शंस वगैरह हैं उनको जो है बंद कर दिया जाएगा इसके द्वारा। तो अब इसको डेडलाइन मिल गई है 15 मार्च 2024 की। एक्चुअली पहले डेडलाइन मिली हुई थी फरवरी 29 तक की। 31 जनवरी को एक जो है ऑर्डर आया था सेंट्रल बैंक का, जिसमें कहा गया था कि जो डिपॉजिट्स हैं, क्रेडिट ट्रांजैक्शंस हैं, टॉपअप्स हैं किसी भी कस्टमर अकाउंट में, प्रीपेड इंस्ट्रूमेंट्स, वॉलेट्स, फास्टैग, नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड, ठीक है, ये सब आपको रोक देना है 29 फरवरी तक। सबसे महत्वपूर्ण आपके लिए रहेगा कि एग्जाम में पूछा जा सकता है कि सेक्शन के तहत ये जो है आरबीआई ने इस तरह का ऑर्डर दिया है, तो आंसर होगा सेक्शन 35A ऑफ द बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1959। इसके तहत ये रिस्ट्रिक्शंस लगाई हैं पेटीएम पेमेंट्स बैंक लिमिटेड पर। वेयर इज द भारत मार्ट टू बी सेटअप? भारत मार्ट किस स्थान पर स्थापित किया जाएगा? सही आंसर ऑप्शन ए है दुबई, यूएई। देखिए, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी और शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मखदूम, जो कि वाइस प्रेसिडेंट हैं, प्राइम मिनिस्टर हैं और रूलर हैं दुबई के, इन्होंने वर्चुअली आधारशिला रखी है भारत मार्ट की। कहां पर? जेबल अली फ्री ट्रेड जोन, जो कि दुबई में है। इसे बनाया जाएगा डीपी वर्ल्ड के द्वारा। भारत मार्ट जो कि 2025 तक ऑपरेशनल हो जाएगा। ये वेयर हाउसिंग फैसिलिटी रहेगा जो भी इंडियन कंपनीज है ट्रेड करती हैं दुबई में उनके लिए। अच्छा, थोड़ा सा इंडिया यूएई के बारे में जान लीजिए। 2-3 फैक्ट्स हैं, ठीक है, हो सकता है एग्जाम में कभी टकरा जाए आपके सामने। एक तो ये कि यूएई और इंडिया ने 1 मई 2022 को कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट साइन किया था, CEPA। दूसरा यह है कि यूएई इंडिया का 3rd लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर रहा 2022-23 के लिए। इंडिया का 2nd लार्जेस्ट एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन भी रहा और यूएई का जो 2nd लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है वो इंडिया है। दूसरी बात यह कि यूएई की हाल ही में एक डोमेस्टिक कार्ड स्कीम J1 ये लॉन्च की गई है, ठीक है, जैसे हमारा ये रुपए है ना, ठीक है, इसी के आधार पर इसको भी लॉन्च किया गया है। साथ ही जो हम दोनों के यहाँ इंडिया और यूएई के बीच की जो नेशनल पेमेंट्स प्लेटफॉर्म है, जैसे भारत के यहाँ का यूपीआई हो गया और यूएई के यहाँ का हो गया AANI आनी आप बोल सकते हैं, तो इनके बीच में भी एक जो है क्रॉस बॉर्डर पेमेंट एग्रीमेंट साइन हुआ है। Who is the chairman of the committee for drafting guidelines on unsolicited commercial calls? अनचाही व्यावसायिक कॉल्स पर दिशा निर्देश तैयार करने वाली समिति के अध्यक्ष कौन है? सही आंसर ऑप्शन डी है रोहित कुमार सिंह। देखिए, जो भी प्रेस की या फिर प्रमोशनल या फिर अनसोलिसिटेड कमर्शियल कॉल्स रिसीव की जाती है कंज्यूमर्स की, तो इस तरह की जो है ना हो घटनाएं, इसके लिए डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक कमेटी कॉन्स्टिट्यूट की है जो कि गाइडलाइंस तैयार करेगी। और किसकी चेयरमैनशिप में ये कमेटी बनाई गई है? ये है रोहित कुमार सिंह, ठीक है, जो कि सेक्रेटरी हैं डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स में। इनकी अध्यक्षता में ये गाइडलाइंस बनाई जाएंगी। What is the name of the initiative unveiled by the Department of Telecommunications to harness unified data for infrastructure planning and future design? बुनियादी ढांचे की योजना और भविष्य के डिजाइन के लिए एकीकृत डेटा का उपयोग करने के लिए दूरसंचार विभाग द्वारा शुरू की गई पहल का नाम क्या है? सही आंसर ऑप्शन डी है संगम डिजिटल ट्विन। देखिए, डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशंस ने संगम डिजिटल ट्विन नामक एक इनिशिएटिव लॉन्च किया है। और अगर हम इसके बारे में बात करें तो देखिए, जो भी फिजिकल एसेट्स हैं
उनका एक वर्चुअल रेप्लिकास यहाँ पर क्रिएट किया जाएगा। जैसे आप देखते हैं सिमुलेशन होता है ना, आपने कार वगैरह देखा होगा, जो कार होती हैं फिजिकली तो अलग दिखती हैं लेकिन कंप्यूटर में उनका पहले डिज़ाइन की जाती है, ठीक है। तो सारे उनके जो भी प्रोस्पेक्ट है वो देखे जाते हैं, पर्सपेक्टिव से देखी जाती है, हर पर्सपेक्टिव से। तो इसी तरह से जो भी फिजिकल एसेट्स हैं उनका वर्चुअल रेप्लिका बनाया जाएगा। तो उसके लिए इनिशिएटिव लॉन्च किया है संगम डिजिटल ट्विन। It aims to demonstrate practical implementation of innovative infrastructure planning solutions to develop a model framework for facilitating faster and more effective collaboration and to provide a future blueprint that may serve as a roadmap to scale and replicate successful strategies in future infrastructure projects. Who inaugurated the National वर्कशॉप ऑन मेंटल हेल्थ इन न्यू दिल्ली? नई दिल्ली में मानसिक स्वास्थ्य पर राष्ट्रीय कार्यशाला का उद्घाटन किसने किया? सही आंसर ऑप्शन ए है वी.के. पॉल। देखिए डॉक्टर वी.के. पॉल जो कि मेंबर हैं नीति आयोग के, मेंबर हेल्थ नीति आयोग, इन्होंने नई दिल्ली में नेशनल वर्कशॉप ऑन मेंटल हेल्थ को इनोग्रेट किया है। और इसमें जो भी सीनियर ऑफिसर्स हैं स्टेट, सभी स्टेट्स के, और जो भी मेंटरिंग इंस्टीट्यूट्स हैं जो टेलीमानस के साथ जुड़े हैं, उन्होंने पार्टिसिपेट किया। अच्छा, यहाँ पर डॉक्टर पॉल ने यह भी अनाउंस किया कि किरण मेंटल हेल्थ रिहेबिलिटेशन हेल्पलाइन को मर्ज किया जा रहा है टेलीमानस के साथ। टेलीमानस कई बार चर्चा में आता रहता है, तो इसके लिए आपको जानना जरूरी है कि टेलीमानस मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर्स द्वारा 10 अक्टूबर 2022 को लॉन्च किया गया था। इसके तहत जो भी फ्री टेली मेंटल हेल्थ सर्विसेज है वो प्रोवाइड की जाती हैं पूरे देश में राउंड द क्लॉक, यानी कि 24 घंटे 7 दिन। और टोल फ्री नंबर भी है इसका एक 14416। यूनियन मिनिस्टर सर्बानंद सोनोवाल इनॉग्रेटेड द कालूघाट IWT इनलैंड वाटरवेज टर्मिनल इन विच स्टेट? केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने किस राज्य में कालूघाट IWT टर्मिनल का उद्घाटन किया? सही आंसर ऑप्शन ए है बिहार। देखिए सर्बानंद सोनोवाल जो कि यूनियन मिनिस्टर ऑफ पोर्ट्स, शिपिंग एंड वाटरवेज हैं, इन्होंने बिहार में कालूघाट IWT टर्मिनल और 2 कम्युनिटी जेटीज इनको इनोग्रेट किया है। कालूघाट आपको जानना चाहिए जो बिहार का सारण डिस्ट्रिक्ट है, यहाँ पर गंगा रिवर के नॉर्थ बैंक पर स्थित है और इसका डायरेक्ट एक्सेस है NH-19 के साथ। और इसी के कारण नेपाल में कोई जो भी शिपमेंट वगैरह होती है तो वो भी यहाँ से पहुँचाई जाती है। अच्छा, 2014 में जहाँ केवल 5 ऑपरेशनल वाटरवेज थे, वहीं यह बढ़कर 23 हो चुके हैं। और आपको भी जानना चाहिए सागरमाला प्रोग्राम मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट्स, शिपिंग एंड वाटरवेज द्वारा लॉन्च किया गया था, ताकि जो 14,500 किलोमीटर का जो नेविगेबल वाटरवेज है, ठीक है, उसको जो है यूज किया जा सके। और इसी के तहत आपको बता दें एक लक्ष्य रखा गया था 2016 में कि 111 नेशनल वाटरवेज बनाए जाएंगे। और नेशनल वाटरवे 1 जो कि उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड एंड वेस्ट बंगाल में, नेशनल वाटरवे 2 आसाम में, नेशनल वाटरवे 3 केरल में, ये ऑलरेडी डेवलप किए जा चुके हैं। अच्छा, जो भारतीय कॉम्प्रिहेंसिव मैरीटाइम इंडिया विजन 2030 है, इसके अनुसार गवर्नमेंट ऑफ इंडिया चाहती है कि इनलैंड वाटर ट्रांसपोर्ट का जो शेयर है वो 5% तक हो जाए टोटल ट्रांसपोर्ट में। नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन जल जीवन मिशन एंड स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण वाज ऑर्गेनाइज्ड इन विच सिटी? जल जीवन मिशन और स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण पर राष्ट्रीय सम्मेलन किस शहर में आयोजित किया गया? सही आंसर ऑप्शन बी लखनऊ है। देखिए डिपार्टमेंट ऑफ ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन ने नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन द जल जीवन मिशन एंड स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण इसको लखनऊ उत्तर प्रदेश में आयोजित किया है। तो उत्तर प्रदेश जो है पार्टनर स्टेट राइज कॉन्फ्रेंस के लिए। द कॉन्फ्रेंस प्रोवाइडेड यूनिक प्लेटफॉर्म फॉर क्रॉस लर्निंग थ्रू डिटेल्ड presentations by various states UTs on the identified thematic areas demonstrating the best practices implemented across the country. जल जीवन मिशन याद रखिएगा 15 अगस्त 2019 को लॉन्च किया गया था। 2 एग्जाम में तो मैंने ही देख लिया है कि ये पूछा गया कि जल जीवन मिशन कब लॉन्च किया गया था, तो याद रखना इसको 2019 में। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इनॉग्रेटेड द 300 मेगावाट नोकरा सोलर प्रोजेक्ट इन विच स्टेट? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में 300 मेगावाट नोकरा सौर परियोजना का उद्घाटन किया? सही आंसर ऑप्शन बी है राजस्थान। देखिए प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने 300 मेगावाट का नोकरा सोलर प्रोजेक्ट जो है राष्ट्र को समर्पित किया है। इसे NTPC ग्रीन एनर्जी लिमिटेड द्वारा बनाया गया है और 1550 एकड़ में फैला हुआ है ये बीकानेर डिस्ट्रिक्ट राजस्थान में। और CPSU स्कीम फेज 2 के तहत इसको एग्जीक्यूट किया गया है 1803 करोड़ रुपए की लागत से और तेलंगाना राज्य को एक ग्रीन पावर प्रोवाइड कराएगा। साथ ही आपको जानना चाहिए REC लिमिटेड के बारे में, जो कि एक महारत्न CPSC है अंडर मिनिस्ट्री ऑफ पावर।
इसने एक 588 करोड़ रुपए का एग्रीमेंट साइन किया है दामोदर वैली कॉरपोरेशन के साथ, यही एनर्जी प्रोजेक्ट्स के लिए दामोदर वैली रीजन में। On what date was the electoral bond scheme struck down as unconstitutional by the 5-judge bench of the Supreme Court of India? सर्वोच्च न्यायालय की 5 न्यायाधीशों की बैठक ने किस दिनांक को चुनावी बॉन्ड योजना को असंवैधानिक करार दिया? सही आंसर ऑप्शन बी है 15 फरवरी 2024। देखिए कुछ जो खास इवेंट होते हैं ना उनकी डेट महत्वपूर्ण होती है, तो आप डेट इन चीज़ों की याद रखिए। जैसे एक तो चंद्रयान मिशन हो गया हमारा, एक आदित्य मिशन हो गया, है ना, और आपका एक वो नारी बिल पास किया गया था पार्लियामेंट में, ठीक है, उसकी डेट याद होनी चाहिए। तो कुछ ऐसे इवेंट होते हैं हिस्टोरिक इवेंट, इनकी डेट पूछ लेते हैं एग्जाम में। इसी तरह से इसकी भी डेट आपको याद रखनी है 15 फरवरी 2024। तो डिटेल में समझेंगे इस चीज़ को। देखिए 15 फरवरी को हुआ ये कि जो 5 जज बेंच है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की, इन्होंने इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम जो कि मोदी गवर्नमेंट द्वारा 2018 में लाई गई थी, इसे अनकॉन्स्टिट्यूशनल बताया है, असंवैधानिक बताया है। तो ये पेटिशन फाइल की गई थी इस स्कीम के अगेंस्ट कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, मार्क्सिस्ट, एनजीओज, कॉमन कॉज और एडीआर के द्वारा। अच्छा, जो इसमें बेंच रही 5 जज बेंच, इसमें डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस संजीव खन्ना, बीआर गवई, जेबी पारदीवाला और मनोज मिश्रा शामिल रहे। और ये भी याद रखनी है कि कितनी जज बेंच ने फैसला सुना है, 5 जज बेंच ने, ठीक है। कभी कभी ऑप्शन मिल जाएगा आपको 3 जज बेंच, 5 जज बेंच, 7 जज बेंच या फिर 11 जज बेंच, इस तरह से। तो यहाँ पर 2 अलग अलग वर्डिक्ट्स दिए थे सुप्रीम कोर्ट ने, पर सर्वसम्मति से दिए थे। साथ ही कोर्ट ने ये भी कहा है एसबीआई को कि एसबीआई आप सभी जानते हैं इस स्कीम के लिए जो है ऑथराइज्ड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है। ये भी कहा कि 6 मार्च तक जितने भी डिटेल्स हैं जो भी इलेक्टोरल बॉन्ड्स परचेज किए गए हैं 12 अप्रैल 2019 से अब तक, उनकी डिटेल इलेक्शन कमीशन को दो और इलेक्शन कमीशन उनकी पूरी जानकारी अपनी ऑफिशियल साइट पर 13 मार्च तक उपलब्ध कराएगी कि किस पार्टी को किसने कितना चंदा दिया है। अच्छा, बेंच ने ये कहा कि जो इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम है और जो इसके बाद इसमें अमेंडमेंट्स किए गए आने वाले मतलब पिछले कुछ सालों में, जैसे रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट में संशोधन किया गया, कंपनीज एक्ट में संशोधन किया गया, इनकम टैक्स एक्ट में संशोधन किया गया, तो जो वोटर्स का राइट टू इन्फॉर्मेशन है उसको वायलेट करती है, ठीक है। पॉलिटिकल फंडिंग के बारे में जानने के जो अधिकार है उसको वायलेट करती है अंडर आर्टिकल 19(1)(a)। साथ ही ये भी कहा गया कि जो सेक्शन 182(1) है कंपनीज एक्ट की, ठीक है, इसको हटा दिया गया था और जो कॉरपोरेट है उनको पूरी छूट दे दी गई कि वो कितना भी अनलिमिटेड जो है फंडिंग कर सकते हैं पार्टीज को, तो वो आर्टिकल 14 को वायलेट करता है। इलेक्टोरल बॉन्ड आप सभी जानते हैं पॉलिटिकल पार्टीज को चंदा देने के लिए लाए गए थे और फाइनेंशियल बिल 2017 में इंट्रोड्यूस किया गया था ड्यूरिंग यूनियन बजट 2017-18। जो भी कॉरपोरेशंस हैं, इंडिविजुअल्स हैं, ठीक है, वो एनोनिमसली डोनेट कर सकते हैं मनी पॉलिटिकल पार्टीज को। इसके लिए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से इलेक्टोरल बॉन्ड्स जो है परचेज करने पड़ते हैं। तो केवल एसबीआई ही सोल अथॉरिटी है इस तरह के इलेक्टोरल बॉन्ड्स देने के लिए, और यदि 15 दिन के अंदर जो है उनको इन कैश नहीं किया जाता है पॉलिटिकल पार्टीज के द्वारा, तो वो फिर पैसा प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड में चला जाता है। अच्छा, जो मैक्सिमम लिमिट थी वो 2000 रुपये इसमें कैप कर दी गई थी यूनियन मिनिस्टर फॉर फाइनेंस एंड कॉर्पोरेट अफेयर्स के द्वारा। 7 नवंबर 2022 को जो इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम है उसको अमेंड किया गया और ये कहा गया कि जिस साल असेंबली इलेक्शन होते हैं उस वक्त इसकी जो सेल पीरियड है वो 70 से बढ़ाकर 85 दिन की हो सकती है। प्रीवियस असाइनमेंट क्वेश्चंस के आंसर देखेंगे। व्हेन इज गुड गवर्नेंस डे सेलिब्रेटेड? 25 दिसंबर। व्हेन इज द वर्ल्ड एंथ्रोपोलॉजी डे सेलिब्रेटेड? 3rd थर्सडे ऑफ फरवरी, यानी कि इस बार 15 फरवरी को मनाया गया। एस.एल. रबुका इज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री? फिजी। विच इंश्योरर लॉन्च्ड यूनिट लिंक्ड लाइफ इंश्योरेंस प्रोडक्ट इंडेक्स प्लस LIC? United World Wrestling has recently revoked the suspension of which country's wrestling federation? Answer is India। आप में से कई स्टूडेंट्स ने बिल्कुल सही आंसर किए हैं। इसी तरह से आप पार्टिसिपेट करते रहिए। चलिए आज के असाइनमेंट क्वेश्चन देखेंगे। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ बास इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ स्पोर्ट्स? ये कंपनी आपने देखा होगा MS धोनी के बैट पर स्टिकर लगा रहता था। ग्लोबल टूरिज्म रेजिलियंस डे इज सेलिब्रेटेड ऑन विच डे? व्हेन इज द इंटरनेशनल हॉलोकॉस्ट रिमेम्बरेंस डे ऑब्जर्व्ड? विच कंट्रीज एक्स प्रेसिडेंट सेबेस्टियन पिनेरा डाइड इन हेलीकॉप्टर क्रैश?
हु एज्यूम चार्ज ऑफ चीफ एडवाइजर इन डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। तो इन पांचों क्वेश्चन के आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देने हैं। यदि आपको एक क्वेश्चन का आंसर आता है तो भी आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। साथ ही जो एसबीआई की स्पेशल क्लासेस है उनको देखना ना भूलें, हमारी करंट अफेयर्स फंडा ऐप पर अवेलेबल है। और करंट अफेयर्स फंडा को आप टेलीग्राम पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर रेगुलर वीडियो अपडेट्स और करंट क्विज हम आप सभी के लिए डालते रहते हैं। साथ ही डिस्कशन ग्रुप में आप किसी भी क्वेश्चन का सोल्यूशन पा सकते हैं। थैंक यू गाइस।